बहुत पुराने जमाने की बात है, जब सारी बसी बस्तियां सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से नहीं, बल्कि लोगों के यकीन, सब्र और दुआओं से आबाद होती थीं। उन्हीं बस्तियों में एक थी कूदैर। ये बस्ती बाहर से जितनी सादा दिखाई देती थी, उसके अंदर उतनी ही गहरी कहानियां और अनकहे राज छुपे हुए थे। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर झोंका किसी भूली बिसरी दास्तान को अपने साथ लिए फिरता हो। और उसी कूदैर की सबसे बड़ी पहचान थी उसका शाही महल, जहां रहती थी एक ऐसी शहजादी जिसकी खूबसूरती जितनी मशहूर थी, उससे कहीं ज्यादा उसका दिल पाक और रूह नरम थी। शहजादी का नाम था ज़र्रीन बानो। उसकी उम्र 25 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने उम्र से कहीं ज्यादा देख लिया हो। महल के हर कोने में उसकी मौजूदगी से रौनक रहती थी। गरीबों को खाना खिलाना, बीमारों की सेवा करना और रातों को अल्लाह के आगे सजदे में रोना, यह उसकी आदत थी। कूदैर के लोग उसे सिर्फ शहजादी नहीं, बल्कि रहमत समझते थे। बादशाह फिरोजुद्दीन, जो उसका पिता था, अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। उसकी हर खुशी में उसकी खुशी और हर दर्द में उसका दर्द छुपा होता था। महल में हर चीज थी, दौलत, शान, ताकत, लेकिन बादशाह के लिए सबसे कीमती चीज उसकी बेटी ज़र्रीन बानो ही थी। एक दिन जब सूरज अपनी तपिश से रेत को आग बना रहा था, महल के अंदर अचानक हलचल मच गई। ज़र्रीन बानो अपने कक्ष में बेहोश पड़ी थी। उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था। उसका माथा इतना गर्म था कि छूने भर से हाथ पीछे हट जाए। नौकरानियां घबरा गईं और तुरंत खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। उसने अपनी बेटी का माथा छुआ और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत पूरे कूदैर में ऐलान करवा दिया कि जो भी हकीम, वैद्य या इल्म वाला इस बीमारी का इलाज कर दे, उसे बेशुमार इनाम दिया जाएगा। एक के बाद एक हकीम आए। किसी ने जड़ी बूटियां दी, किसी ने दवाइयां बनाई, किसी ने दुआएं पढ़ी, लेकिन ज़र्रीन बानो का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन गुजरते गए और उसकी हालत और बिगड़ती गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, सांसें भारी हो गईं और उसकी आंखों की चमक जैसे कहीं खो गई। महल में सन्नाटा छा गया। जो महल कभी हंसी और रौनक से भरा रहता था, अब वहां सिर्फ चिंता और डर का माहौल था। बादशाह रातों को सो नहीं पाता था। वह बार बार अपनी बेटी के पास बैठकर उसकी नब्ज टटोलता और अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, मेरी बेटी को शिफा दे दे, उसकी बीमारी मुझे दे दे। लेकिन बीमारी थी कि जैसे कोई राज अपने अंदर छुपाए बैठी हो। कोई भी हकीम उसे समझ नहीं पा रहा था। हर किसी की कोशिश नाकाम हो रही थी। इसी बीच एक अजीब सी खबर कूदैर में फैलने लगी। लोग आपस में फुसफुसाते थे कि रेगिस्तान के उस पार एक बूढ़ा हकीम रहता है, हकीम अब्दुल रहीम। कहा जाता था कि वह सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि इंसान की रूह को पढ़कर इलाज करता है। लेकिन वह किसी के बुलाने पर नहीं आता था। वह सिर्फ वहीं जाता था जहां उसे खुद जाना होता था। बादशाह को जब यह बात पता चली तो उसने तुरंत अपने सिपाहियों को उसे ढूंढने भेजा। लेकिन कई दिन गुजर गए और कोई खबर नहीं मिली, जैसे वह हकीम कोई इंसान नहीं, बल्कि एक रहस्य हो। उधर ज़र्रीन बानो की हालत और बिगड़ रही थी। अब वह होश में भी कम ही आती थी। जब भी आंखें खोलती तो बस एक अजीब सी बात कहती, अब्बा जान, वो आ रहा है, और फिर बेहोश हो जाती। बादशाह ये सुनकर और भी परेशान हो जाता। उसे समझ नहीं आता कि वह किसकी बात कर रही है। एक रात जब पूरा महल खामोशी में डूबा हुआ था और बादशाह अपनी बेटी के सिरहाने बैठा आंसू बहा रहा था, तभी अचानक महल के दरवाजे पर दस्तक हुई। पहरेदारों ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और आंखों में अजीब सी चमक। वह धीरे धीरे अंदर आया और बोला, मुझे शहजादी के पास ले चलो। पहरेदार उसे लेकर बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने उसे देखा और हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जिसका इंतजार तुम्हारी बेटी कर रही है। मैं हकीम अब्दुल रहीम हूं। यह सुनते ही बादशाह की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था। क्या यह आखिरी उम्मीद भी नाकाम हो जाएगी, या यही वह शख्स है जो उसकी बेटी को मौत के मुंह से वापस ला सकेगा? हकीम अब्दुल रहीम धीरे धीरे ज़र्रीन बानो के पास गया। उसके माथे पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल के लिए पूरा कमरा जैसे थम गया। फिर उसने आंखें खोली और बहुत गंभीर आवाज में कहा, यह बुखार जिस्म का नहीं,
रूह का है। कुदैर के शाही महल में उस रात जो सन्नाटा पसरा हुआ था, वह पहले कभी महसूस नहीं किया गया था। जैसे हर दीवार, हर दरवाजा और हर दिया अपनी लौ को थामे किसी अनजाने फैसले का इंतजार कर रहा हो। और उसी खामोशी के बीच हकीम अब्दुल रहीम के शब्द बादशाह फिरोजुद्दीन के दिल में गूंज रहे थे। यह बुखार जिस्म का नहीं, रूह का है। बादशाह की आंखों में हैरानी और डर का समंदर एक साथ उमड़ पड़ा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में हर तरह की बीमारी देखी थी, हर तरह के इलाज करवाए थे, लेकिन रूह की बीमारी का इलाज, यह बात उसकी समझ से परे थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, हकीम, अगर यह रूह की बीमारी है तो इसका इलाज कैसे होगा? मेरी बेटी को बचा लो, चाहे इसके बदले मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी सल्तनत ले लो, बस उसे शिफा दे दो। हकीम अब्दुल रहीम ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह सिर्फ ज़र्रीन बानों को नहीं बल्कि पूरे कुदैर के अंजाम को देख रहा हो। उसने कहा, बादशाह, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें सोने चांदी या ताकत से नहीं बल्कि सच और सब्र से ठीक किया जाता है। और इस बीमारी की जड़ बहुत गहरी है, इतनी गहरी कि अगर उसे समझे बिना इलाज किया गया तो यह बुखार और भड़क उठेगा। यह सुनकर बादशाह और बेचैन हो गया। उसने तुरंत कहा, तो फिर देर किस बात की है? मुझे सच बता दो, मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। हकीम ने ज़रीन बानो की तरफ देखा, जो अब भी बेहोशी में थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और होंठ सूख गए थे, लेकिन उसकी बंद आंखों के कोनों से जैसे कोई अनकहा दर्द झलक रहा था। हकीम ने धीरे से उसका हाथ थामा और कुछ दुआएं पढ़ी। फिर उसने बादशाह को इशारे से पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी बेटी के दिल में एक ऐसा राज है जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा, यहां तक कि तुमसे भी नहीं, और वही राज अब उसकी रूह पर बोझ बन गया है। बादशाह ने हैरानी से कहा, ऐसा क्या हो सकता है जो मेरी बेटी मुझसे छुपाए? हकीम ने गहरी सांस ली और बोला, इंसान का दिल एक ऐसी जगह है जहां कुछ जज्बात सिर्फ अल्लाह के लिए होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान खुद से भी छुपा लेता है, लेकिन जब वही जज्बात दबते दबते ज्यादा भारी हो जाते हैं तो वो बीमारी बन जाते हैं। इसी दौरान ज़रीन बानो ने हल्की सी हरकत की। उसकी पलकों में कंपन हुआ और उसने बहुत धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया, वो फिर आएगा। यह सुनकर बादशाह का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हकीम की तरफ देखा, वो कौन है? ये किसकी बात कर रही है? हकीम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को बाहर जाने का इशारा किया, और जब कमरा खाली हो गया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और बहुत गंभीर स्वर में कहा, बादशाह, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम्हारा दिल हिल जाएगा, लेकिन अगर तुमने सब्र और समझदारी नहीं दिखाई तो तुम्हारी बेटी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बादशाह ने बिना देर किए कहा, मैं हर हाल में सब्र करूंगा, बस तुम सच बता दो। हकीम ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह अतीत की किसी गहराई में उतर रहा हो, और फिर बोला, कुछ महीनों पहले जब ज़रीन बानो गरीबों की मदद के लिए कुदैर की बस्ती में जाया करती थी, उसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो देखने में तो एक आम इंसान था, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही नूर था। उसका नाम था सलीम अजहर। यह नाम सुनते ही बादशाह की भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने कभी यह नाम नहीं सुना था। हकीम ने आगे कहा, सलीम अजहर कोई अमीर या ताकतवर इंसान नहीं था। वह एक सादा जिंदगी जीने वाला अल्लाह का बंदा था, जो दिन में मेहनत करता और रातों को इबादत में बिताता। और उसकी यही सादगी और सच्चाई ज़रीन बानो के दिल को छू गई। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा उभरने लगा, लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि हकीम ने पहले ही सब्र की हिदायत दी थी। हकीम ने कहा, शहजादी ने कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं किए, क्योंकि उसे पता था कि वह एक बादशाह की बेटी है और उसकी जिंदगी पर कई बंदिशें हैं, लेकिन उसके दिल में जो मोहब्बत पैदा हुई वह दबती चली गई, और उसी दबाव ने उसकी रूह को बीमार कर दिया। बादशाह की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि दर्द भी था। उसने भारी आवाज में कहा, अगर यह सच है तो वह शख्स कहां है? उसे मेरे सामने लाओ। हकीम ने धीरे से कहा, यही तो सबसे बड़ा राज है। सलीम अजहर अचानक गायब हो गया, बिना किसी निशान के, और ज़रीन बानो ने उस दिन के बाद से अपने दिल को और भी कसकर बंद कर लिया। लेकिन उसके अंदर का दर्द खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता गया, और आज वही दर्द इस बुखार की शक्ल में सामने आया है। यह सुनकर बादशाह जैसे पत्थर का हो गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपनी बेटी को बचाने के लिए उस अनजाने शख्स को ढूंढे या अपने गुस्से को काबू में रखे। हकीम ने उसकी हालत देखकर कहा, अगर तुम सच में अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिल को साफ करना होगा, गुस्से को छोड़ना होगा और उस राज को स्वीकार करना होगा जो तुम्हारी बेटी की रूह को जकड़े हुए है। तभी जर्रिन बानो ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी नजर सीधे हकीम पर पड़ी और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या वो वापस आएगा? कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई और उसी खामोशी में एक ऐसा सवाल गूंज रहा था जिसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता था। कूदैर के शाही महल की उस गहरी खामोशी में, जहां हर सांस जैसे किसी अनजाने डर का बोझ लिए चल रही थी, जरीन बानो की वह धीमी आवाज, क्या वो वापस आएगा? बादशाह फिरोजुद्दीन के दिल में तीर की तरह उतर गई और उस एक सवाल ने जैसे पूरे माहौल को और भी भारी कर दिया, क्योंकि यह अब सिर्फ एक बीमारी का मामला नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसे राज का पर्दा उठ चुका था जिसने एक बाप के दिल, एक बेटी की रूह और पूरी कूदैर की बस्ती को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बादशाह की आंखों में कई जज्बात एक साथ उमड़ रहे थे, गुस्सा, हैरानी, दुख और बेबसी। लेकिन हकीम अब्दुल रहीम की बातों ने उसे खुद को संभालने पर मजबूर कर दिया और वह धीरे से जर्रिन बानो के पास बैठ गया। उसके माथे पर हाथ रखा जो अब भी तप रहा था और बहुत नरम आवाज में बोला, बेटी तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके दिल में यह सवाल जल रहा था कि क्या सच में सब ठीक हो पाएगा? जर्रिन बानो ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक अजीब सी उम्मीद भी थी, जैसे वह किसी ऐसे जवाब का इंतजार कर रही हो जो उसके दिल को सुकून दे सके। लेकिन उसकी पलकों पर फिर से बोझ आ गया और वह दोबारा बेहोशी में चली गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे को तोड़ते हुए हकीम अब्दुल रहीम ने गहरी आवाज में कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम सिर्फ बादशाह बनकर नहीं बल्कि एक बाप बनकर फैसला करो। यह सुनकर बादशाह ने उसकी तरफ देखा और बोला, अगर मेरी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मुझे अपनी शान, अपनी इज्जत, यहां तक कि अपनी सल्तनत भी छोड़नी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मुझे यह जानना होगा कि वह सलीम अजहर है कौन और वह अचानक गायब कैसे हो गया। हकीम ने धीरे से सिर झुकाया जैसे वह इस सवाल का जवाब पहले से जानता हो और बोला, सलीम अजहर कोई आम इंसान नहीं था। उसका दिल साफ था, उसकी नीयत पाक थी, लेकिन उसकी किस्मत में एक ऐसा मोड़ लिखा था जिसने उसे इस बस्ती से दूर कर दिया। बादशाह ने तेजी से पूछा, क्या वह जिंदा है? हकीम ने सीधा जवाब नहीं दिया बल्कि कहा, यह सवाल ही इस कहानी का सबसे बड़ा राज है और जब तक यह राज खुल नहीं जाता जर्रिन बानो की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। यह सुनकर बादशाह का धैर्य टूटने लगा, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा क्योंकि अब वह समझ चुका था कि जल्दबाजी उसकी बेटी के लिए खतरनाक हो सकती है। उसने तुरंत अपने वफादार सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया कि वे कूदैर की हर गली, हर कोने और आसपास के रेगिस्तान में सलीम अजहर का पता लगाएं। लेकिन हकीम ने उसे रोकते हुए कहा, उसे ताकत से नहीं ढूंढा जा सकता क्योंकि वह खुद अपनी मर्जी से गायब हुआ था और वह तभी सामने आएगा जब हालात उसे मजबूर करेंगे। यह बात और भी रहस्यमयी थी और बादशाह के दिल में एक नया डर पैदा कर रही थी। उधर जर्रिन बानो की हालत हर पल बदल रही थी। कभी उसका बुखार और तेज हो जाता, कभी उसकी सांसें इतनी हल्की हो जाती कि लगता जैसे वह इस दुनिया से दूर जा रही हो, और हर बार जब वह होश में आती तो बस वही एक नाम उसकी जुबान पर होता, सलीम। यह सुनकर बादशाह का दिल टूट जाता, लेकिन अब वह गुस्से से ज्यादा अपनी बेटी की जान बचाने के बारे में सोच रहा था। हकीम अब्दुल रहीम ने इलाज शुरू किया, लेकिन उसका इलाज सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं था। वह कभी दुआएं पढ़ता, कभी जर्रिन बानो के पास बैठकर उसकी नब्ज को महसूस करता, जैसे वह उसकी रूह की आवाज सुन रहा हो। और एक रात उसने बादशाह से कहा, अगर तुम सच में उसकी शिफा चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। बादशाह ने बिना देर किए कहा, जो भी कहना है कहो। हकीम ने कहा, तुम्हें कूदैर की बस्ती में जाकर उन लोगों से मिलना होगा जिनसे जर्रिन बानो मिला करती थी, क्योंकि उसके दिल का राज सिर्फ महल की दीवारों में नहीं बल्कि उस बस्ती की गलियों में छुपा है। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी अपने आप को आम लोगों के बीच जाकर कुछ जानने की जरूरत महसूस नहीं की थी। लेकिन अब हालात अलग थे और वह तैयार हो गया। अगली ही सुबह बादशाह ने साधारण कपड़े पहने
और कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ कुदैर की बस्ती की तरफ निकल पड़ा। वह पहली बार अपनी ही सल्तनत को उस नजर से देख रहा था जो एक आम इंसान की होती है। उसे हर चेहरे पर उम्मीद, हर झोपड़ी में संघर्ष और हर दिल में अल्लाह का भरोसा दिखाई दे रहा था। और इन्हीं गलियों में वह उस जगह पहुंचा जहां ज़र्रीना बानो अक्सर जाया करती थी। वहां के लोगों ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब उसने ज़र्रीन बानो के बारे में पूछा तो उनकी आंखों में इज्जत और मोहब्बत साफ झलकने लगी। एक बूढ़ी औरत ने कहा, शहजादी फरिश्ता है। उसने हमारे बच्चों को खाना खिलाया, हमारे जख्मों पर मरहम लगाया, लेकिन कुछ महीनों से वह बहुत खामोश रहने लगी थी। बादशाह ने तुरंत पूछा, क्या तुम सलीम अजहर को जानती हो? यह नाम सुनते ही उस बूढ़ी औरत के चेहरे का रंग बदल गया। उसने चारों तरफ देखा जैसे कोई सुन न रहा हो, और फिर धीमी आवाज में कहा, वह लड़का बहुत नेक था, लेकिन उसके साथ जो हुआ वह बहुत दर्दनाक था। बादशाह का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, मुझे सब बताओ। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, एक दिन अचानक कुछ अजनबी लोग आए। उन्होंने सलीम को अपने साथ ले लिया और फिर वह कभी वापस नहीं आया। यह सुनकर बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि एक साजिश का लगने लगा था। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि ज़र्रीन बानो का बुखार सिर्फ उसके दिल का दर्द नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी की पुकार है। एक ऐसी कहानी जिसका सच अभी सामने आना बाकी है, और उस सच के बिना न तो ज़र्रीन बानो को सुकून मिलेगा और न ही कुदैर की इस रहस्यमयी दास्तान का अंत होगा। कुदैर की बस्ती से लौटते हुए बादशाह फिरोजुद्दीन के कदम भारी हो चुके थे, क्योंकि अब तक जो कहानी वह सिर्फ अपनी बेटी के दिल का एक छुपा हुआ राज समझ रहा था, वह धीरे धीरे एक गहरी साजिश का रूप लेती दिखाई दे रही थी। और उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था कि आखिर सलीम अजहर को कौन ले गया, क्यों ले गया, और अगर वह जिंदा है तो कहां है। महल पहुंचते ही उसने सीधे ज़र्रीन बानो के कक्ष का रुख किया, जहां हकीम अब्दुल रहीम उसकी देखभाल में लगा हुआ था। कमरे में अब दवाइयों की हल्की खुशबू और दुआओं की गूंज थी, लेकिन ज़र्रीन बानो की हालत अब भी नाजुक बनी हुई थी। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था और उसकी सांसों की रफ्तार कभी तेज तो कभी बहुत धीमी हो जाती थी, जैसे उसकी रूह किसी अंदरूनी जंग में उलझी हुई हो। बादशाह ने हकीम के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मैं बस्ती से होकर आया हूं और जो मैंने सुना है वह मेरे दिल को और भी बेचैन कर रहा है। हकीम ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुमने सच को समझने की कोशिश की या सिर्फ डर को अपने ऊपर हावी होने दिया? बादशाह कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर बोला, वहां के लोगों ने बताया कि सलीम अजहर को कुछ अजनबी लोग अपने साथ ले गए थे और उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। यह सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया है। हकीम ने गहरी सांस ली और कहा, यह खौफ ही इस कहानी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि जब तक तुम इस खौफ के पीछे छुपे सच को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारी बेटी की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। बादशाह ने बेचैनी से पूछा, तो क्या यह सब किसी दुश्मन की चाल है? क्या कोई मेरी सल्तनत को नुकसान पहुंचाना चाहता है? हकीम ने सिर हिलाया और बोला, हर साजिश तलवार से नहीं होती, कुछ साजिशें दिलों के जरिए होती हैं, और यह वही साजिश है जिसने एक मासूम दिल को तोड़ा और एक पूरी बस्ती को अनजाने डर में डाल दिया। यह सुनकर बादशाह की सोच और उलझ गई, लेकिन अब वह हर हाल में सच तक पहुंचना चाहता था। उसी समय ज़र्रीन बानो ने हल्की सी हरकत की, उसकी पलकों में कंपन हुआ और उसने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजर सीधे अपने पिता पर पड़ी और बहुत कमजोर आवाज में उसने कहा, अब्बा जान, क्या आपने उसे ढूंढ लिया? यह सवाल सुनकर बादशाह का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं उसे ढूंढ लूंगा, चाहे वह जहां भी हो। ज़र्रीन बानो की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, लेकिन उसी पल उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया और उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया, जैसे उसे अंदर से कोई चुभन महसूस हो रही हो। हकीम तुरंत उसके पास आया। उसने कुछ दुआएं पढ़ी और उसे शांत करने की कोशिश की। फिर उसने बादशाह से कहा, उसकी हालत अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच को छुपाना उसके लिए जहर बन जाएगा। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह बुखार उसकी रूह को तोड़ देगा। बादशाह ने घबराकर पूछा, तो मैं क्या करूं? हकीम ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें उस साजिश की जड़ तक पहुंचना होगा और इसके लिए तुम्हें अपने ही महल के अंदर झांकना होगा। यह सुनकर बादशाह चौंक गया। महल के अंदर? तुम कहना क्या चाहते हो? हकीम ने धीरे से कहा, हर राज बाहर नहीं छुपा होता,
कुछ राज अपने ही घर की दीवारों के पीछे पलते हैं। यह सुनकर बादशाह के मन में शक की एक चिंगारी जल उठी। उसने तुरंत अपने भरोसेमंद वजीरों और सिपह सालारों को याद किया और सोचने लगा कि क्या उनमें से कोई इस साजिश में शामिल हो सकता है। उसी रात उसने गुप्त रूप से महल की निगरानी बढ़ा दी और अपने सबसे वफादार सिपाही को यह जिम्मेदारी दी कि वह हर आने जाने वाले पर नजर रखे। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी, जैसे वह किसी बहुत बड़े सच के करीब पहुंच रहा हो, लेकिन अभी भी उससे दूर हो। उधर झर्रीन बानो की हालत हर गुजरते पल के साथ बदल रही थी। कभी वह बेतहाशा कांपने लगती, कभी अचानक शांत हो जाती और हर बार उसके होंठों पर वही नाम आता, सलीम। यह नाम अब महल की दीवारों में गूंजने लगा था और हर बार यह सुनकर बादशाह का दिल और भी भारी हो जाता। अगले दिन जब सूरज की किरणें महल की खिड़कियों से अंदर आ रही थीं, तभी एक खबर ने पूरे महल को हिला दिया। एक पहरेदार ने आकर बताया कि रात के अंधेरे में किसी ने महल के पीछे वाले पुराने दरवाजे से अंदर आने की कोशिश की थी, लेकिन वह पकड़ा नहीं गया और अंधेरे में गायब हो गया। यह सुनकर बादशाह के मन में शक और भी गहरा हो गया। उसने तुरंत उस जगह की जांच करवाने का आदेश दिया और जब सिपाही वहां पहुंचे तो उन्हें जमीन पर कुछ निशान मिले। ऐसे निशान जो किसी आम इंसान के नहीं लग रहे थे, जैसे कोई लंबे सफर से थका हुआ व्यक्ति वहां तक आया हो। बादशाह खुद उस जगह पहुंचा। उसने उन निशानों को ध्यान से देखा और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे यह सब किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा हो। तभी हकीम अब्दुल रहीम भी वहां आ पहुंचा। उसने जमीन पर पड़े निशानों को देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, वह लौट आया है। बादशाह ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कौन? हकीम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सलीम अजहर। वह कुदैर वापस आ चुका है। यह सुनते ही बादशाह का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी और वह शख्स जिसकी तलाश में इतनी बेचैनी थी अब खुद उनके करीब आ चुका था। लेकिन सवाल यह था कि वह छुपकर क्यों आया और वह किस सच को अपने साथ लेकर लौटा था, जो अब तक पर्दे के पीछे था और जिसके सामने आते ही सब कुछ बदल सकता था। कुदैर के शाही महल के पीछे वाले उस पुराने दरवाजे पर मिले निशानों ने जैसे पूरी सल्तनत की हवा बदल दी थी। और जब हकीम अब्दुल रहीम ने यह कहा कि सलीम अजहर लौट आया है, तो बादशाह फिरोजुद्दीन के दिल में एक साथ कई तूफान उठ खड़े हुए। एक तरफ उसे अपनी बेटी जर्रीन बानो की उम्मीद दिखाई दी, तो दूसरी तरफ एक अनजाना डर भी, क्योंकि जो शख्स बिना किसी निशान के गायब हुआ था, उसका यूं अचानक लौट आना किसी साधारण बात की तरफ इशारा नहीं करता था। उसी पल बादशाह ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को हुक्म दिया कि पूरे महल और उसके आसपास के इलाके को घेर लिया जाए। लेकिन हकीम ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, अगर तुमने जल्दबाजी की तो वह फिर से गायब हो जाएगा, और इस बार शायद हमेशा के लिए। यह सुनकर बादशाह ने अपने कदम रोक लिए, लेकिन उसकी बेचैनी अब और बढ़ चुकी थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी और महल की दीवारों के साए लंबे होते गए, जैसे हर कोना किसी छुपे हुए राज का गवाह बन रहा हो। और इसी खामोशी के बीच एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। पहरेदारों ने बताया कि महल के पुराने हिस्से में, जहां अब कोई नहीं जाता था, वहां किसी की परछाई देखी गई है। बादशाह ने बिना देर किए खुद वहां जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। हकीम अब्दुल रहीम भी उसके साथ था। दोनों धीरे धीरे उस वीरान हिस्से की तरफ बढ़े, जहां टूटे हुए खंभे, झरझर दीवारें और धूल से ढकी जमीन थी, और हर कदम के साथ एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे वह जगह अपने अंदर कोई पुराना राज छुपाए बैठी हो। तभी अचानक एक हल्की सी आहट हुई और दोनों रुक गए। बादशाह ने तेज आवाज में कहा, कौन है वहां? सामने आओ। कुछ पल की खामोशी के बाद अंधेरे के बीच से एक साया उभरा और धीरे धीरे सामने आया। उसका चेहरा थका हुआ था, कपड़े धूल से भरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही नूर था जिसकी बात हकीम ने की थी। हकीम ने धीमी आवाज में कहा, सलीम अजहर। यह नाम सुनते ही बादशाह की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब यह गुस्से का नहीं, सच जानने का वक्त था। सलीम अजहर ने सिर झुका लिया और बोला, मुझे मालूम था कि एक दिन मुझे यहां लौटना होगा। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी, जैसे वह किसी लंबे सफर के बाद अपने मुकाम पर पहुंचा हो। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो
और मेरी बेटी की जिंदगी में क्यों आए? सलीम ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। मैं वही हूं जिसे आपकी बेटी ने कभी अपने दिल से निकाला नहीं, और वही हूं जिसे हालात ने आपसे दूर कर दिया। यह जवाब सुनकर बादशाह के दिल में फिर से गुस्सा उभरने लगा, लेकिन हकीम ने उसे इशारे से शांत रहने को कहा। फिर हकीम ने सलीम से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम अचानक कैसे गायब हो गए? सलीम कुछ पल खामोश रहा, जैसे वह अपने अतीत के दर्द को शब्दों में ढालने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, जिस दिन मैं बस्ती से लौट रहा था, उसी दिन कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया। उनके चेहरे ढके हुए थे और उन्होंने मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले लिया। मैं समझ नहीं पाया कि वे कौन थे, लेकिन उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि मुझे कूदैर से दूर रहना होगा, नहीं तो मेरी मौजूदगी एक बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। यह सुनकर बादशाह चौंक गया। तबाही? कैसी तबाही? सलीम ने कहा। उन्होंने कहा कि मेरी पहचान वैसी नहीं है जैसी मैं समझता हूं, और अगर मैं कूदैर में रहा तो एक पुराना राज उजागर हो जाएगा, जिससे कई लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। यह बात सुनकर हकीम की आंखों में एक गहरी सोच उभर आई, जैसे वह इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ने लगा हो। बादशाह ने फिर पूछा, और तुमने उनकी बात मान ली? सलीम ने सिर झुका लिया। मैं मजबूर था। उन्होंने मुझे दूर ले जाकर बंदी बनाकर रखा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। बस इतना कहा कि जब तक वक्त सही न हो मैं वापस ना आऊं। लेकिन जब मुझे पता चला कि जर्रीन बानो बीमार है और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और वापस चला आया। यह सुनकर बादशाह के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि यह कहानी सिर्फ दो दिलों की नहीं, बल्कि किसी बड़े राज की है। तभी हकीम अब्दुल रहीम ने बहुत गंभीर आवाज में कहा, अब वक्त आ गया है कि वह सच सामने आए जो इतने समय से छुपा हुआ था। बादशाह ने उसकी तरफ देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? हकीम ने सलीम की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसकी पहचान वही नहीं है जो तुम समझ रहे हो, और यही वह राज है जिसने इसे कूदैर से दूर किया और अब वापस लाया है। यह सुनकर माहौल और भी भारी हो गया। सलीम ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह किसी बड़े खुलासे के लिए खुद को तैयार कर रहा हो, और उसी पल महल के अंदर से एक चीख सुनाई दी। यह जर्रीन बानो की आवाज थी। तीनों बिना देर किए उसकी कक्ष की तरफ भागे, और जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि जर्रीन बानो बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सीधे सलीम की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, तुम सच में लौट आए? उस पल जैसे समय ठहर गया और हर किसी को एहसास हो गया कि अब जो भी होगा वह इस कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। कूदैर के शाही महल के उस कक्ष में, जहां कुछ ही पल पहले सन्नाटा पसरा हुआ था, अब जर्रीन बानो की कांपती आवाज और तेज होती सांसों ने एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। और जैसे ही उसकी नजर सलीम अजहर पर पड़ी, उसकी आंखों में वह दर्द, वह इंतजार और वह अधूरी मोहब्बत एक साथ झलक उठी, जिसने इतने दिनों से उसकी रूह को बीमार कर रखा था। सलीम कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदमों में झिझक थी, जैसे वह इस मुलाकात के लम्हे से खुश भी था और डरा हुआ भी, क्योंकि उसे पता था कि अब सच छुप नहीं सकेगा और जो कुछ सामने आएगा वह सब कुछ बदल देगा। बादशाह फिरोजुद्दीन यह सब देख रहा था। उसका दिल एक बाप की तरह पिघल रहा था, लेकिन एक शासक की तरह वह हर चीज को समझने की कोशिश भी कर रहा था। और हकीम अब्दुल रहीम की आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे वह पहले ही जानता हो कि यह पल आएगा। जर्रीन बानो ने कांपते हाथों से सलीम की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, तुम इतने दिन कहां थे? मैंने तुम्हारा इंतजार किया हर पल। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि कमरे में मौजूद हर शख्स का दिल भर आया। सलीम ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में भी नमी थी और उसने धीरे से कहा, मैं मजबूर था, मुझे दूर रहना पड़ा, लेकिन मेरा दिल यहीं था। यह सुनते ही जर्रीन बानो की आंखों से आंसू बहने लगे और उसी पल उसका बुखार जैसे और तेज हो गया। उसका शरीर कांपने लगा। हकीम तुरंत आगे बढ़ा और उसने कुछ दुआएं पढ़ी, फिर बादशाह की तरफ मुड़कर कहा, अब वक्त आ गया है कि सच को पूरी तरह सामने लाया जाए, क्योंकि यही इस बीमारी का असली इलाज है। बादशाह ने गहरी सांस ली और सलीम की तरफ देखा। अब और कुछ मत छुपाना, जो भी सच है सब बता दो। सलीम कुछ पल खामोश रहा, फिर उसने अपनी नजरें उठाई और कहा, मेरा असली नाम सलीम अजहर नहीं है,
ये सुनते ही कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई और बादशाह की भौहें सिकुड़ गईं। सलीम ने आगे कहा, मैं उस सच्चाई से भागता रहा जिसे मैं खुद भी पूरी तरह नहीं समझता था, लेकिन अब मैं उसे छुपा नहीं सकता। हकीम अब्दुल रहीम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। सलीम ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कई साल पहले जब मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ लोगों ने एक दूर के इलाके में छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मेरा असली घर कहाँ है या मेरे माता पिता कौन थे। लेकिन जिसने मुझे पाला उसने मुझे सिर्फ एक बात सिखाई कि इंसान की असली पहचान उसकी नीयत और उसके कर्म होते हैं। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, लेकिन कुछ महीनों पहले जब मैं कूदैर में था, कुछ लोग मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बताया कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, बल्कि एक ऐसी नस्ल से जुड़ा हूं जिसका इतिहास इस सल्तनत से जुड़ा हुआ है। बादशाह की आंखों में हैरानी उभर आई। कौन सी नस्ल? सलीम ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि मैं उस पुराने शाही खानदान की आखिरी निशानी हूं जिसे सालों पहले खत्म कर दिया गया था, और अगर मेरी पहचान सामने आ गई तो यह सल्तनत दो हिस्सों में बंट सकती है। यह सुनते ही बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि उसकी पूरी हुकूमत के लिए खतरा था। जर्रीन बानो यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक नई बेचैनी भी उभर आई थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, तो तुम मुझसे दूर इसलिए चले गए? सलीम ने उसकी तरफ देखा। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई तूफान आए। यह सुनकर जर्रीन बानो के आंसू और तेजी से बहने लगे और उसका बुखार फिर से बढ़ गया। हकीम ने तुरंत उसका हाथ थामा और कहा, यह वही सच है जो इसे अंदर से तोड़ रहा था, मोहब्बत और डर का संगम। फिर उसने बादशाह की तरफ देखा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम इस सच को स्वीकार कर लो और इसे सुकून दो, या फिर इसे उसी दर्द में जलने दो। बादशाह कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक गहरी जंग चल रही थी। एक तरफ उसकी सल्तनत, उसकी ताकत और उसका डर था, और दूसरी तरफ उसकी बेटी की जिंदगी, उसकी खुशी और उसका दर्द। उसी पल जरीन बानो ने बहुत मुश्किल से अपनी आवाज उठाई और कहा, अब्बा जान, अगर मेरी जिंदगी की कीमत आपकी सल्तनत है तो मैं जीना नहीं चाहती। यह सुनते ही बादशाह का दिल जैसे टूट गया और उसने तुरंत आगे बढ़कर अपनी बेटी का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं, न यह सल्तनत, न यह ताज। यह सुनते ही कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका हो। लेकिन उसी शांति के बीच हकीम अब्दुल रहीम ने धीरे से कहा, फैसला तो तुमने कर लिया बादशाह, लेकिन इसके नतीजे अभी बाकी हैं। और उसके इन शब्दों ने यह साफ कर दिया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां हर कदम एक नई परीक्षा बनने वाला था। कूदैर के शाही महल में उस रात लिया गया बादशाह फिरोजुद्दीन का फैसला जितना मजबूत दिख रहा था, उतना ही भारी भी था, क्योंकि उसने अपनी बेटी जर्रीन बानो की जिंदगी को अपनी सल्तनत से ऊपर रख दिया था। लेकिन यह फैसला सिर्फ एक बाप का नहीं, बल्कि एक हुक्मरान का भी था। और ऐसे फैसलों के दूर तक असर होते हैं जो सिर्फ महल की दीवारों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरी कूदैर की बस्ती में फैल जाते हैं। उसी रात के बाद से महल के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी के पीछे कई तूफान जन्म ले रहे थे, क्योंकि सलीम अजहर की असली पहचान अब सिर्फ एक राज नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी सच्चाई बन चुकी थी जो अगर पूरी तरह सामने आ गई तो कई लोगों की ताकत और उनके झूठे असर को खत्म कर सकती थी। हकीम अब्दुल रहीम ने बादशाह को पहले ही चेतावनी दी थी कि हर सच अपने साथ कुछ इम्तिहान लेकर आता है, और अब वही इम्तिहान धीरे धीरे सामने आ रहा था। जर्रीन बानो की हालत में हल्का सुधार तो दिखने लगा था। उसका बुखार कुछ समय के लिए कम हो जाता, उसकी सांसें सामान्य होने लगती, लेकिन फिर अचानक उसकी हालत बिगड़ जाती, जैसे उसकी रूह अभी भी किसी अधूरे फैसले में उलझी हुई हो। और हर बार जब वह होश में आती तो उसकी निगाह सबसे पहले सलीम को ढूंढती, और उसे देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून आ जाता, लेकिन साथ ही एक डर भी झलकता, जैसे वह जानती हो कि यह सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। उधर सलीम अजहर अब महल में ही रह रहा था, लेकिन उसने खुद को सबकी नजरों से दूर रखा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मौजूदगी ही अब एक हलचल बन चुकी है।
और वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से जर्रीन बानो की हालत और बिगड़े। लेकिन उसका दिल हर पल उसके पास रहने को तड़पता था और यही खींचतान उसे अंदर से तोड़ रही थी। बादशाह ने अपने कुछ सबसे वफादार लोगों को बुलाकर एक गुप्त बैठक की, जिसमें उसने सलीम की सच्चाई और हकीम की बातों को साझा किया और उनसे मशवरा मांगा कि आगे क्या किया जाए। लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति की राय अलग थी। कुछ ने कहा कि इस राज को हमेशा के लिए छुपा दिया जाए ताकि सल्तनत में कोई फूट न पड़े, जबकि कुछ ने कहा कि सच को सामने लाना ही बेहतर होगा, क्योंकि झूठ पर खड़ी कोई भी इमारत ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। इसी बहस के बीच एक ऐसा शख्स भी बैठा था जो बाहर से तो वफादार दिख रहा था, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह था वजीर आला, जिसने अब तक चुप्पी साध रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी की चमक थी, जैसे वह इस पूरे हालात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का मौका ढूंढ रहा हो। बैठक खत्म होने के बाद वह चुपचाप अपने कक्ष में गया और अपने कुछ खास आदमियों को बुलाकर धीमी आवाज में कहा, अगर यह सच्चाई खुल गई तो हमारा असर खत्म हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा। उसके शब्दों में एक खतरनाक इरादा साफ झलक रहा था। उधर हकीम अब्दुल रहीम सब कुछ समझ रहा था। उसकी नजरों से कुछ भी छुपा नहीं था। उसने सलीम को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें अब सिर्फ अपने दिल की नहीं बल्कि उस सच्चाई की भी हिफाजत करनी होगी जो तुम्हारे साथ जुड़ी है। सलीम ने उसकी तरफ देखा। मैं हर हाल में सच का साथ दूंगा, चाहे जो भी हो। हकीम ने सिर हिलाया। तो तैयार रहो, क्योंकि अब जो होने वाला है वह आसान नहीं होगा। उसी रात जब महल में हर कोई अपने अपने कमरों में था और बाहर चांदनी रेगिस्तान पर हल्की सी रोशनी बिखेर रही थी, तभी महल के पिछले हिस्से में कुछ साएं चुपके से अंदर घुसे। उनकी चाल में तेजी थी और इरादा साफ। वे किसी को ढूंढ रहे थे और कुछ ही पलों में वे उस जगह पहुंच गए जहां सलीम ठहरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सलीम चौकन्ना हो गया। उसने उनकी आहट पहले ही महसूस कर ली थी और वह समझ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उन लोगों ने बिना कुछ कहे उस पर हमला कर दिया, लेकिन सलीम ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी ताकत से उनका सामना किया, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी और कुछ ही देर में हालात उसके खिलाफ होने लगे। उसी समय महल के पहरेदारों को भी हलचल का एहसास हुआ और वे उस तरफ दौड़े। यह देखकर हमलावर घबरा गए और भागने लगे, लेकिन उनमें से एक पकड़ा गया। जब उसे बादशाह के सामने लाया गया तो उसने डर के मारे सब कुछ कबूल कर लिया कि उसे वजीर आला के कहने पर भेजा गया था ताकि सलीम को खत्म किया जा सके। यह सुनते ही बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसके अपने महल के अंदर बैठा है। उसी पल उसने वजीर आला को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन जब सिपाही उसके कक्ष में पहुंचे तो वह वहां नहीं था। वह पहले ही फरार हो चुका था और यह बात इस कहानी को और भी खतरनाक बना गई, क्योंकि अब एक ऐसा दुश्मन खुला घूम रहा था जो हर चाल चल सकता था। उधर जर्रीन बानो को जब इस हमले की खबर मिली तो उसका दिल दहल गया। उसका बुखार फिर से तेज हो गया और उसने कांपती आवाज में कहा, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। हकीम ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं, यह सब उस सच की वजह से हो रहा है जो सामने आने वाला है। लेकिन उसके शब्दों में भी एक हल्की सी चिंता छुपी हुई थी, क्योंकि वह जानता था कि अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर अगला कदम या तो सब कुछ बना सकता है या हमेशा के लिए बिखेर सकता है। कूदैर के शाही महल में उस रात हुए हमले ने जैसे हर चेहरे से सुकून छीन लिया था और हर दिल में एक अनकहा डर बसा दिया था, क्योंकि अब यह बात साफ हो चुकी थी कि सलीम अजहर का लौटना सिर्फ एक मुलाकात या मोहब्बत का अंजाम नहीं था, बल्कि किसी बड़ी हलचल की शुरुआत थी। और जब बादशाह फिरोजुद्दीन को यह खबर मिली कि किसी ने महल के अंदर घुसकर सलीम पर हमला करने की कोशिश की, तो उसका चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में वह नरमी नहीं रही जो एक बाप के रूप में उसकी बेटी के लिए थी, बल्कि अब उसमें एक हुक्मरान की सख्ती झलक रही थी, जिसने तय कर लिया था कि वह इस साजिश की जड़ तक पहुंचे बिना चैन से नहीं बैठेगा। उसने तुरंत पूरे महल में सख्त पहरा बिठाने का आदेश दिया। हर दरवाजे पर निगरानी बढ़ा दी गई, हर आने जाने वाले की तलाशी होने लगी और महल के अंदर एक अजीब सा तनाव फैल गया, जैसे हर कोई किसी अनदेखे खतरे का इंतजार कर रहा हो। उधर सलीम, जो उस हमले से बाल बाल बचा था, अब और भी ज्यादा सतर्क हो गया था, लेकिन उसके दिल में एक बात साफ थी कि वह अब पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि वह जानता था
कि अगर वह अब चला गया तो जर्रीन बानो की हालत फिर से बिगड़ सकती है और शायद इस बार वह उसे खो दे। उसी रात जब वह अपने कमरे में बैठा था, उसके दिमाग में उन लोगों की बातें गूंज रही थीं जिन्होंने उसे कभी कूदैर से दूर रहने की चेतावनी दी थी। और अब उसे एहसास हो रहा था कि उनका डर बेकार नहीं था, क्योंकि सच में उसकी मौजूदगी ने एक ऐसी हलचल पैदा कर दी थी जो अब रुकने वाली नहीं थी। इसी बीच हकीम अब्दुल रहीम उसके पास आया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। उसने सलीम को देखा और कहा, तुम्हें अब समझ आ रहा होगा कि मैंने क्यों कहा था कि तुम्हारा लौटना आसान नहीं होगा। सलीम ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकता, चाहे जो हो। हकीम ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर तुम्हें सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उस सच्चाई की भी हिफाजत करनी होगी जो तुम्हारे साथ जुड़ी है। यह सुनकर सलीम ने पूछा, क्या सच इतना खतरनाक है? हकीम ने धीमे स्वर में कहा, सच कभी खतरनाक नहीं होता, लेकिन जो लोग झूठ के सहारे जीते हैं उनके लिए वह सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। यह बात सलीम के दिल में उतर गई और उसने तय कर लिया कि अब वह किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। उधर जर्रीन बानो की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि सलीम की जिंदगी खतरे में है और उसकी वजह से ही यह सब हो रहा है। उसने एक दिन हकीम से कहा, अगर मेरी वजह से उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहब्बत में गुनाह नहीं होता, लेकिन डर उसे कमजोर बना देता है और तुम्हें अब डर को हराना होगा। यह सुनकर जर्रीन बानो की आंखों में एक नई ताकत उभरी, जैसे उसने तय कर लिया हो कि वह अब सिर्फ एक बीमार शहजादी नहीं रहेगी, बल्कि अपने नसीब का सामना करेगी। इसी बीच महल के अंदर वजीर आला और उसके साथी अपनी साजिश को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने तय किया कि अगर सलीम को सीधे खत्म करना मुश्किल है तो उसे बदनाम किया जाए, ताकि बादशाह खुद उसे महल से निकाल दे। और इसके लिए उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने कुछ लोगों को पैसे देकर यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि सलीम कोई धोखेबाज है जो झूठी कहानी बनाकर महल में घुसा है और शहजादी को अपने जाल में फंसा रहा है। यह अफवाह धीरे धीरे पूरे कूदैर में फैलने लगी और लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ लोग सलीम के पक्ष में थे, क्योंकि उन्होंने उसकी सादगी और नेकदिली देखी थी, लेकिन कुछ लोग शक में पड़ गए और यही फूट साजिश करने वालों का मकसद था। न जब यह बात बादशाह तक पहुंची तो वह गुस्से में आ गया। उसने तुरंत वजीर आला को बुलाया और सख्ती से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? वजीर ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, जहां पनाह, ये तो लोगों की बातें हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। बादशाह उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके दिल में अब शक पैदा हो चुका था, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। उसी रात जब सब लोग अपने अपने कमरों में थे, सलीम ने तय किया कि अब वह खुद इस साजिश की जड़ तक जाएगा। वह चुपके से महल से बाहर निकला और बस्ती की तरफ चल पड़ा, जहां से यह सब शुरू हुआ था। वहां पहुंचकर उसने उन लोगों से बात करनी शुरू की जो उसे जानते थे, और धीरे धीरे उसे कुछ सुराग मिलने लगे। कुछ लोगों ने बताया कि कुछ अजनबी लोग पिछले कुछ दिनों से बस्ती में घूम रहे थे और वही लोग अफवाहें फैला रहे थे। सलीम ने उन लोगों का पीछा करने का फैसला किया और इसी पीछा करते करते वह एक पुराने खंडहर तक पहुंचा, जहां उसने कुछ आवाजें सुनी। वह चुपके से पास गया और देखा कि वहां वजीर आला के कुछ आदमी खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे कि कैसे सलीम को बदनाम किया जाए और अगर मौका मिले तो उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। यह सुनकर सलीम के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि असली साजिश कहां से चल रही है। लेकिन इससे पहले कि वह वहां से निकल पाता, किसी ने उसे देख लिया और जोर से चिल्लाया, वह रहा! और फिर कुछ लोग उसकी तरफ दौड़े। सलीम ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब खेल और खतरनाक हो चुका था, क्योंकि सच्चाई उसके हाथ लग चुकी थी और अब उसे हर हाल में उसे महल तक पहुंचाना था, ताकि वह बादशाह को बता सके कि असली दुश्मन कौन है। लेकिन सवाल यह था कि क्या वह इस सच्चाई के साथ जिंदा वापस पहुंच पाएगा, या यह राज हमेशा के लिए उसी अंधेरे में दफन हो जाएगा। कूदैर की उस सुनसान रात में, जहां रेगिस्तान की हवाएं भी जैसे किसी अनजाने खतरे की गवाही दे रही थीं, सलीम अजहर अपनी जान बचाने के लिए उन खंडहरों से भाग रहा था, जहां उसने वजीर आला की साजिश का सच अपनी आंखों से देख लिया था। उसके पीछे दौड़ते कदमों की आवाज और बढ़ती जा रही थी
और हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, उसे हर हाल में महल तक पहुंचना है और बादशाह फिरोजुद्दीन को सच्चाई बतानी है, क्योंकि अब यह सिर्फ उसकी या ज़र्रीन बानो की जिंदगी का सवाल नहीं था, बल्कि पूरी सल्तनत की तकदीर का मामला बन चुका था। वह अंधेरे में दौड़ता रहा, कभी पत्थरों से ठोकर खाता, कभी रेत में फिसलता, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरकार किसी तरह उन लोगों से पीछा छुड़ाकर वह महल के पीछे वाले उसी पुराने दरवाजे तक पहुंच गया जहां से वह पहले भी अंदर आया था। उसने हांफते हुए दरवाजा खटखटाया। पहरेदारों ने उसे पहचान लिया और तुरंत अंदर ले गए। उसकी हालत देखकर हर कोई समझ गया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। कुछ ही पलों में उसे बादशाह के सामने पेश किया गया, जहां हकीम अब्दुल रहीम और कुछ वफादार सिपाही पहले से मौजूद थे। सलीम ने बिना समय गंवाए सारी बात बता दी। कैसे उसने वजीर आला के आदमियों को साजिश करते हुए सुना, कैसे वे उसे बदनाम करने और मौका मिलने पर खत्म करने की योजना बना रहे थे, और कैसे यह सब सिर्फ उसकी असल पहचान के कारण हो रहा था। यह सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग सी जलने लगी, क्योंकि अब उसे साफ समझ आ गया था कि दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसके अपने महल के अंदर बैठा है। उसने तुरंत वजीर आला को बुलाने का हुक्म दिया, और जब वजीर उसके सामने आया तो वह पहले की तरह शांत और मासूम बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार बादशाह की निगाहों में वह सब कुछ पढ़ लिया गया जो अब तक छुपा हुआ था। बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, तुम पर इल्जाम है कि तुमने मेरी सल्तनत के खिलाफ साजिश रची, एक मासूम को मरवाने की कोशिश की और लोगों में फूट डालने का काम किया। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? वजीर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, अगर अपनी सल्तनत की हिफाजत करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। यह सुनकर माहौल और भी भारी हो गया। उसने आगे कहा, यह लड़का सलीम कोई आम इंसान नहीं है, इसकी मौजूदगी ही इस सल्तनत के लिए खतरा है। अगर लोग इसकी असलियत जान गए तो उनकी वफादारी बढ़ जाएगी और आपका तख्त हिल जाएगा। बादशाह ने गुस्से में कहा, और इसके लिए तुमने इसे मारने की कोशिश की? वजीर ने बिना डर के जवाब दिया, मैंने वही किया जो एक वफादार को करना चाहिए था। यह सुनकर बादशाह का सब्र टूट गया। उसने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया कि वजीर आला को कैद कर लिया जाए और उसके सारे साथियों को भी पकड़ लिया जाए। महल में हलचल मच गई। सिपाही इधर उधर दौड़ने लगे और कुछ ही देर में साजिश में शामिल कई लोग पकड़े गए। लेकिन इस सब के बीच सबसे अहम बात यह थी कि सच अब सामने आ चुका था और अब कोई उसे छुपा नहीं सकता था। उधर ज़र्रीन बानो, जो अपने कक्ष में थी, उसे जब यह सब खबर मिली तो उसकी आंखों में डर और राहत दोनों एक साथ उभरे। उसने हकीम से पूछा, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? हकीम अब्दुल रहीम ने मुस्कुराकर कहा, सच सामने आ गया है और यही सबसे बड़ी शिफा होती है। और सच में उस दिन के बाद ज़र्रीन बानो का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। उसकी सांसें सामान्य होने लगी और उसके चेहरे पर फिर से वह चमक लौटने लगी जो पहले खो गई थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सलीम की असल पहचान अब भी एक बड़ा सवाल थी और उसका जवाब पूरे कूदैर के भविष्य को तय करने वाला था। कुछ दिनों बाद जब हालात थोड़े शांत हुए, बादशाह ने एक दरबार बुलाया जिसमें उसने सलीम को सबके सामने पेश किया और पूरी सच्चाई बताई कि कैसे वह एक पुराने शाही खानदान की आखिरी निशानी हो सकता है और कैसे उसकी मौजूदगी को लेकर गलत फहमियां पैदा की गईं। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन फिर कुछ बुजुर्गों ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है और हमने इस लड़के में सिर्फ सच्चाई और नेकदिली देखी है। यह सुनकर माहौल बदलने लगा और धीरे धीरे लोगों ने सलीम को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसी वक्त बादशाह ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने सलीम को अपने पास बुलाया, उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन आज मैं तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करता हूं और अगर मेरी बेटी की खुशी तुम्हारे साथ है तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं। यह सुनते ही ज़र्रीन बानो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और सलीम ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में भी कृतज्ञता थी। कूदैर की बस्ती, जो कभी एक रहस्यमयी और डर से भरी जगह बन गई थी, अब धीरे धीरे फिर से अपनी पुरानी रौनक की तरफ लौटने लगी और उस कहानी का वह हिस्सा जो दर्द, साजिश और बीमारी से भरा हुआ था, अब एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन फिर भी
कहीं ना कहीं यह एहसास बाकी था कि हर कहानी का अंत सिर्फ खुशियों से नहीं होता, बल्कि उसमें छुपे सबक ही उसे हमेशा के लिए जिंदा रखते हैं। कूदैर की बस्ती और शाही महल पर छाया हुआ वह लंबा अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा था, लेकिन उसके पीछे जो सबक, जो जख्म और जो सच्चाइयां रह गई थीं, उन्होंने हर दिल को बदल दिया था। और अब जब साजिश का पर्दाफाश हो चुका था, वजीर आला और उसके साथी कैद में थे और सलीम अजहर की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन हकीम अब्दुल रहीम की गहरी निगाहें अब भी ये बता रही थीं कि कहानी का असली मुकाम अभी बाकी है। जरीन बानो, जो अब धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो रही थी, उसके चेहरे पर फिर से वही नूर लौट आया था, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले से ज्यादा समझदारी और गहराई थी, जैसे उसने अपने दर्द के जरिए जिंदगी के असली मायने सीख लिए हों। और जब वह महल की ऊंची खिड़की से कूदैर की बस्ती को देखती, तो उसे हर झोंपड़ी, हर इंसान और हर दुआ पहले से ज्यादा करीब महसूस होती। सलीम अब महल में खुले तौर पर रहने लगा था, लेकिन उसके दिल में अब भी एक झिझक थी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मौजूदगी ने एक बड़ा तूफान खड़ा किया था। और वह यह भी समझता था कि उसके अतीत का राज पूरी तरह अभी भी खुला नहीं है। इसीलिए वह अक्सर हकीम अब्दुल रहीम के पास जाता और उनसे मशवरा करता, और हकीम उसे यही कहते कि हर सच्चाई का अपना वक्त होता है, और जब वक्त पूरा होता है तो वह खुद सामने आ जाती है। इसी दौरान बादशाह फिरोजुद्दीन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे कूदैर को हैरान कर दिया। उसने दरबार में ऐलान किया कि वह अपनी सल्तनत की बुनियाद को ताकत और डर से नहीं, बल्कि इंसाफ और सच्चाई से मजबूत करना चाहता है, और इसके लिए वह उन सभी लोगों को मौका देगा जो ईमानदारी से इस बस्ती की भलाई चाहते हैं। यह फैसला सुनकर लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जागी, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने बादशाह को सिर्फ एक हुक्मरान नहीं, बल्कि एक रहनुमा के रूप में देखा। लेकिन इसी उम्मीद के बीच एक आखिरी परख बाकी थी, क्योंकि कैद में बंद वजीर आला ने अपने आखिरी दाम की तैयारी कर ली थी। उसने अपने कुछ बचे हुए वफादारों के जरिए एक खबर बाहर भिजवाई कि सलीम की असल पहचान का पूरा सच अभी सामने नहीं आया है, और अगर वह सच सामने आया तो कूदैर में फिर से हलचल मच सकती है। यह खबर धीरे धीरे लोगों तक पहुंची और एक बार फिर हल्की हल्की बेचैनी फैलने लगी। लेकिन इस बार फर्क यह था कि लोग डर के बजाय सच जानना चाहते थे। जब यह बात बादशाह तक पहुंची तो उसने खुद सलीम को बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि जो भी सच है वह पूरी तरह सामने आ जाए, ताकि कोई शक बाकी न रहे। सलीम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर उभरा, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, जो मैं अब बताने जा रहा हूं वह सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि इस सल्तनत के अतीत की कहानी है। और फिर उसने बताया कि कैसे वह पुराने शाही खानदान की आखिरी कड़ी हो सकता है। लेकिन उसने कभी इस पहचान को अपनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके लिए इंसान की असली पहचान उसका किरदार होता है, न कि उसका खून। उसने यह भी कहा कि अगर उसकी मौजूदगी से कूदैर में फूट पड़ती है तो वह खुद इस बस्ती को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन वह किसी भी हालत में इस सल्तनत को टूटते नहीं देख सकता। यह सुनकर दरबार में बैठे लोग खामोश हो गए, और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे हर कोई अपने दिल में इस बात को तौल रहा हो। तभी जर्रीन बानो आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब मजबूत थी और उसने कहा, अगर एक इंसान अपनी पहचान छोड़कर भी इस बस्ती की भलाई के बारे में सोच सकता है, तो क्या हम उसे अपनाने का हौसला नहीं रख सकते? उसके इन शब्दों ने जैसे हर दिल को छू लिया, और धीरे धीरे लोगों की आंखों में भरोसा लौटने लगा। बादशाह ने सलीम की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और आज से तुम इस बस्ती के एक आम इंसान नहीं, बल्कि उसकी उम्मीद हो। यह सुनकर सलीम ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और जिम्मेदारी दोनों झलक रहे थे। उसी दिन बादशाह ने एक और ऐलान किया, जर्रीन बानो और सलीम के निकाह का, और यह खबर पूरे कूदैर में फैल गई। लोगों ने खुशियां मनाई, दुआएं दी, और वह बस्ती जो कभी डर और साजिशों में उलझी हुई थी, अब एक नई शुरुआत की गवाह बनने जा रही थी। निकाह के दिन महल को सादगी और खूबसूरती से सजाया गया। न कहीं दिखावा था, न कहीं घमंड, बस हर तरफ दुआओं की गूंज थी। और जब जर्रीन बानो और सलीम ने एक दूसरे को कबूल किया, तो ऐसा लगा जैसे सिर्फ दो दिल नहीं, बल्कि दो किस्मतें एक हो रही हैं, और उनके साथ ही कूदैर की तकदीर भी एक नई राह पर चल पड़ी है।
हकीम अब्दुल रहीम दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था। उन्होंने सिर्फ एक बीमारी का इलाज नहीं किया था, बल्कि एक टूटी हुई रूह को जोड़ दिया था, एक बिखरी हुई कहानी को मुकम्मल कर दिया था। और कुछ दिनों बाद एक सुबह बिना किसी को बताए वह कूदैर से चले गए। जैसे वह आए थे, खामोशी से, अपने पीछे एक ऐसी दास्तान छोड़कर जो हमेशा लोगों को यह याद दिलाएगी कि असली शिफा दवाइयों में नहीं, बल्कि सच्चाई, सब्र और मोहब्बत में होती है, और कि हर मुश्किल के पीछे एक हिकमत होती है जिसे समझने के लिए सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखना पड़ता है। और इस तरह कूदैर की वह कहानी जो एक बुखार से शुरू हुई थी, एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद और एक गहरी सीख के साथ अपने मुकाम पर पहुंची। लेकिन उसकी गूंज हमेशा उन दिलों में जिंदा रहेगी जो सच्चाई और मोहब्बत पर यकीन रखते हैं।